छात्रों, नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, यानी आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं और जो मनुष्य है वो अपने व्यवहार में भाषा के कितने प्रकारों को, कितने स्वरूपों को अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। तो भाषा के अर्थ में जो भाषा शब्द है, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। वह संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना अर्थात बोलना। यानी मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों को अपने व्यवहार में विचार विनिमय के लिए प्रयोग लेता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हमारे अनेक विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें पहला नंबर है स्वीट मॉडल। यानी स्वीट मॉडल के अनुसार भाषा की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। यानी ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इसी प्रकार भारतीय विद्वान कामता प्रसाद गुरु, भारतीय विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने भी भाषा को परिभाषित करने के लिए अपने विचार प्रकट किए। तो उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को भली भांति समझ सकता है। भाषा यही नहीं है कि हम अपने विचारों को प्रकट करें, दूसरे विचारों को समझे नहीं। यानी हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। अगर मनुष्य की अपनी भाषा नहीं होती तो मनुष्य का जीवन क्या है? पशु के समान होता है। वैसे तो संसार के समस्त जीवों की कोई न कोई भाषा होती है जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को प्रकट करता है, लेकिन संसार के समस्त जीवों में, संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य की ही भाषा श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि मनुष्य की भाषा में विचार होते हैं, मनुष्य की भाषा में विचारों का अटूट संबंध होता है। विद्वानों का मानना है कि विचारों के अभाव में भाषा का कोई औचित्य नहीं है। जिस भाषा में विचार नहीं होते उस भाषा का जीवन में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मनुष्य की भाषा में जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, मनुष्य की भाषा व्याकरण युक्त होने के कारण क्या है? समस्त प्राणियों की भाषाओं से श्रेष्ठ मानी गई है। और भाषा की श्रेष्ठता के कारण ही मनुष्य को अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जो भाषा है उसका महत्व मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। भाषा के प्रयोग से वह एक दूसरे के सामने अपने दुख और सुख को प्रकट करता है। अब बात आती है कि जो भाषा है उसका प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में कितने प्रकार से करता है। यानी भाषा के कितने प्रकार हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग करता है या अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली भाषा है मौखिक भाषा। सबसे पहली भाषा है मौखिक भाषा। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा को अपने प्रयोग में लिया। मौखिक भाषा का अर्थ जानेंगे हम। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का सबसे अर्थ है कि जब हम अपने विचारों को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। यानी विचारों की अभिव्यक्ति मुख के द्वारा की जाती है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। प्राचीन काल में सबसे पहले मौखिक भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जो गुरुकुल परंपरा थी, आश्रम शिक्षा के जो गुरुकुल होते थे, उनमें क्या है, जो गुरु होता था वो मौखिक भाषा के माध्यम से ही अपने
शिष्यों को वेदों का पूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करा दो। और मौखिक भाषा की एक खास बात है कि जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें श्रोता सामने होना चाहिए। बिना श्रोता के क्या है, मौखिक भाषा का कोई औचित्य नहीं। जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो श्रोता सामने हो तभी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा बिना श्रोता के मौखिक भाषा का प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। मौखिक भाषा को दीर्घकाल के लिए सुरक्षित करने के लिए हम क्या है, इसे टेप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हुई मौखिक भाषा। अब बात आती है कि मौखिक भाषा है, इसकी क्या विशेषता है, यानी जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी मौखिक भाषा की वे कौन सी विशेषता हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो पहली विशेषता है यहाँ पर स्पष्टता, यानी कि जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करें तो सबसे पहले हमें स्पष्टता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्पष्टता मौखिक भाषा में नहीं होगी तो जो श्रोता है वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से बात को घुमा फिरा के नहीं कहना चाहिए। अगर हम बात को घुमा फिरा के कहेंगे, स्पष्ट ढंग से नहीं कहेंगे, तो जो श्रोता है वो हमारी बात को नहीं समझेगा, और नहीं समझेगा तो सुनेगा भी नहीं। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है मौखिक अभिव्यक्ति के दौरान स्वाभाविकता का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें जब भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी भाषा में स्वाभाविकता होनी चाहिए। अगर हम भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो श्रोता को भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करते हुए, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हुए हमें मौखिक अभिव्यक्ति करनी चाहिए, जिससे सुनने वाला उस बात को आसानी से समझ सके। अगली बात है मधुरता। मधुरता भाषा की सबसे अच्छी विशेषता है। देखिए, मधुरता का अर्थ क्या है, मीठी वाणी से, यानी कि भाषा में क्या है, मीठी वाणी होनी चाहिए। मीठी वाणी क्या है, सबको अच्छी लगती है, आकर्षित करने वाली होती है, कर्णप्रिय होती है। तो जब भी आप किसी के सामने मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी बात को श्रोता पूरे ध्यान से सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि जो मीठी वाणी होती है वो क्या है, कर्णप्रिय होती है, और कर्णप्रिय बात को श्रोता ध्यानपूर्वक सुनता है। इसलिए हम जब भी किसी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे श्रोता आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन सके। अगली बात आती है बोधगम्यता, यानी मौखिक अभिव्यक्ति के समय बोधगम्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बोधगम्यता का अर्थ है कि जो श्रोता है उसको उस भाषा का बोध होना चाहिए। जिस भाषा में हम अपने विचारों को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं, उस भाषा को श्रोता का बोध होना चाहिए। अगर उस श्रोता को उस भाषा का बोध नहीं होगा तो आप कितना भी प्रयास करें वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें बोधात्मक भाषा का ही प्रयोग करें। बोधात्मक अर्थात जिस भाषा को श्रोता जानता हो, उस भाषा का ही प्रयोग उसके सामने हमें करना चाहिए, जिससे वह बात को सुन सके, समझ सके, उन शब्दों का भावार्थ जान सके। अगली बात है शुद्धता। शुद्धता का मौखिक अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा महत्व है। भाई, शुद्धता एक ऐसी चीज है जो भाषा को शक्ति प्रदान करती है। अगर हम भाषा में शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं तो बात का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए हमें
भाषा का प्रयोग करते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, यानी भाषा में हमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो श्रोता जो शब्द हैं उनका सही भावार्थ समझ सकेगा। अगर हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, शब्दों को अशुद्ध बोल रहे हैं, तो अशुद्धता क्या है, अर्थ का अनर्थ कर देती है। आप बात क्या करना चाह रहे हो और श्रोता उसका भावार्थ अलग समझ सकता है। इसलिए हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, यानी शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे वक्ता सही भावार्थ को समझ सके। अगली विशेषता होती है अवसर अनुकूलता, यानी अवसर के अनुकूल ही हमें मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस अवसर पर हम जा रहे हैं, यानी जैसे कि हम खुशी के अवसर पर जा रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारी में गए, आपका जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, मनोरंजन कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें वहाँ पर क्या है, जो प्रोग्राम है उसके अनुकूल, यानी अवसर के अनुकूल हमें शब्दों का प्रयोग करना है। यानी हर्ष और उल्लास का अवसर है तो हमें क्या है, हर्ष और उल्लास भरे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है, जो अवसर है उसका माहौल और अच्छा हो जाएगा। अगर हम कहीं पर दुख में जा रहे हैं, दुख का अवसर है, वहाँ जा रहे हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वहाँ दुख में जा रहे हो और वहाँ हर्ष वाले शब्दों का प्रयोग करोगे तो जो दुखी व्यक्ति है वो और भी दुखी हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है, वहाँ पर क्या है, सांत्वना देने वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है, जो दुखी व्यक्ति है उसको धैर्य मिले। इसलिए हमें कहने का तात्पर्य अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। अगली विशेषता है प्रावायिकता। प्रावायिकता का यहाँ अर्थ होता है उचित लय गति के साथ, यानी जब भी हम बात कर रहे हैं तो जो बात करने की स्थिति है, अभिव्यक्ति की स्थिति है, वो उचित लय गति के साथ होनी चाहिए। यानी नहीं तो तेज होनी चाहिए, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, और बहुत धीरे बोलेंगे तो वो भी बड़ी समस्या है। तो ऐसी गति हो जिससे श्रोता बात को आसानी से समझ सके। अगली विशेषता है शिष्टता। शिष्टता का तात्पर्य यहाँ से है कि जब भी हम मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें वहाँ शिष्टाचार का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार से संबंधित मतलब कि हम मौखिक अभिव्यक्ति में शिष्टाचार भरे शब्दों का प्रयोग ही करें। यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहले जी या आप जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करेंगे, जिससे जो सामने वाला श्रोता है वो आपसे प्रभावित हो। हमें किसी भी प्रकार के कर्कश यानी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, केवल शिष्टाचार से भरे शब्दों का ही प्रयोग करना है, सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करना है। अब बात आती है विशेषता के बाद कि मौखिक अभिव्यक्ति विकास में ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम बालक की अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी उसको अच्छा बोलना सिखा सकते हैं, उसकी मौखिक भाषा का प्रयोग अच्छे से करना सिखा सकते हैं। तो पहली विधि है वार्तालाप। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति विकास की वार्तालाप विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि बात करने में सबको आनंद आता है, चाहे छोटा बालक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, बात करने में सबकी रुचि होती कि नहीं। इसलिए अध्यापक को कक्षा कक्ष में बालकों को बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अध्यापक को बालकों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के माध्यम से क्या है, प्रश्नों के उत्तर निकलवाने चाहिए। इस प्रकार हम वार्तालाप विधि का जब बार बार अभ्यास करेंगे, बालकों से बातचीत करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से बार बार उत्तर निकालवाने का अभ्यास करेंगे, तो बालक की क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सकता है। अगली बात है
सस्वर वाचन, यानी सस्वर वाचन विधि के माध्यम से भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। सस्वर वाचन का मतलब है उचित लय गति के साथ अच्छी आवाज में किया गया वाचन। तो इस विधि के अंतर्गत क्या है, पहले अध्यापक किसी अनुच्छेद का, गद्यांश का या पद्यांश का उचित लय गति के साथ सस्वर वाचन करता है। उसके पश्चात बालकों से अनुकरण वाचन करवाता है। इस प्रकार से क्या है, बार बार सस्वर वाचन के माध्यम से, अनुकरण वाचन के माध्यम से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। अगली विधि है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि मौखिक अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बड़ा योगदान रखती है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, वाद विवाद के दो समूह होते हैं। उन समूह के अंतर्गत किसी एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है और उस पूर्व बिंदु पर दोनों पक्ष के समूह अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में ध्यान रखने योग्य एक बात और है कि जो वाद विवाद का विषय है वह कक्षा कक्ष या बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जिससे बालक मानसिक स्तर के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। अगली बात है भाषण विधि। भाषण विधि क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति विकास में ये भी बहुत अच्छा योगदान रखती है। भाषण विधि के अंतर्गत क्या होता है, किसी पूर्व निर्धारित विषय पर बालकों को भाषण देना होता है। बालकों को क्या, किसी भी व्यक्ति को देना होता है। तो हम इसका प्रयोग जब कक्षा कक्ष में करेंगे तो सबसे पहले तो हमको क्या है, बालकों को भाषण के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और उनको पूर्व में एक बिंदु देना पड़ेगा और उस बिंदु पर भाषण देने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अब इस विधि में भी क्या है, वाद विवाद के समान ही क्या है, विषय का ध्यान रखना है। यानी जो भाषण का विषय है वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए, जिससे बालक जो अपने मौखिक अभिव्यक्ति का को आसानी से प्रदर्शित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके। इसलिए मानसिक स्तर के अनुसार जो भाषण का विषय है वह होना चाहिए। जब हम बार बार बालकों से भाषण का अभ्यास कराएंगे तो बालक आसानी से अच्छी प्रकार से बोलना सीख जाएगा। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। वैसे तो प्रश्नोत्तर विधि क्या है, श्रवण विकास की सबसे उत्तम विधि मानी गई है। कैसे कि जब भी कक्षा कक्ष में अध्यापक पढ़ाता है तो वो बालकों को सचेत करने के लिए, यानी सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए बालकों से पहले ही कह देता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सुनाया जा रहा है, ये पूर्ण होने के पश्चात इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जब प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना कहने पर तो बालक क्या है, सचेत हो जाते हैं कि भाई हमारा भी नंबर आ सकता है। इसलिए क्या है, बालक उस बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। ध्यानपूर्वक सुनता है तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर सही बताएगा। तो इस विधि में क्या है, श्रवण के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। तो इस विधि में अध्यापक क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, यानी प्रश्नों के उत्तर निकलवाता है। तो विधि का प्रयोग करने में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अध्यापक को बालकों से शुद्ध उत्तर ही स्वीकार करने चाहिए। यानी बालक अगर शुद्ध उत्तरों का उच्चारण शुद्ध कर रहा है, शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर रहा है, तभी उसे स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा उसको दोहराकर उसमें शुद्धिकरण करके दोबारा से उत्तर को बुलवाना चाहिए। जब हम इस प्रकार का बार बार अभ्यास करेंगे, शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, तो बालक आसानी से शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। अगली विधि है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है, बड़ी रोमांचक विधि है। जो छोटे बच्चे, इस विधि का प्रयोग क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किया जाता है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, छोटे बालक होते हैं,
उनको चित्र देखने में बड़ा आनंद आता है। जब आनंद आता है तो क्या है, आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ता है तो बालक उस चीज को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके बारे में बोलने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या है, बालकों को प्राकृतिक चित्र दिखाकर, जो पशु पक्षी हैं उनके चित्र दिखाकर, फलों के चित्र दिखाकर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना चाहिए। इस विधि में क्या है, जब अध्यापक बालकों को चित्र दिखाता है तो जो बालक है उन चित्रों को देखकर आनंद का अनुभव करता है, उसे बड़ी खुशी होती है, और खुशी होती है तो उसका मन उस चित्र को बनाने की कोशिश करता है, और उस चित्र के बारे में बालक बोलने की कोशिश करता है। तो इस विधि में अध्यापक क्या है, चित्र संबंधी बालक से प्रश्न भी करता है, और ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें चित्र भी क्या है, बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तभी बालक क्या है, चित्र को समझेगा, बना सकता है, और उस चित्र के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकता है। अगली बात है कहानी कहना और सुनना, यानी अगली विधि है कहानी कहना और सुनना। तो छोटे बालकों को, सबके लिए समझ लीजिए, कहानी कहने और सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो हम इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हमें बालकों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जैसे कि राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, पक्षियों की कहानी। इस प्रकार की कहानी सुनने में बालक को बड़ा आनंद आता है। जब अध्यापक बालकों को कहानी सुना देता है, उसके पश्चात उस कहानी को अध्यापक बालकों से सुनना चाहिए। इस प्रकार से कहानी कहना और बार बार उस कहानी को बालकों से सुनने का अभ्यास करने से बालक अच्छा बोलना सीख जाते हैं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर लेते हैं, अच्छी तरह से मौखिक अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगली विधि है कविता पाठ। कविता पाठ के माध्यम से भी हम क्या है, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं। अब कविता पाठ में क्या है, जब प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या है, छोटे छोटे बाल गीतों का समावेश करना चाहिए। जब छोटे छोटे बाल गीतों का समावेश करेंगे तो बालक में क्या है, आसानी से बोल पाएंगे। और ध्यान देने योग्य बात इस विधि में क्या है कि जब भी हम कविता पाठ करा रहे हैं बालकों से, तो सबसे पहले कविता का पठन हमें सामूहिक रूप से कराना चाहिए। क्योंकि जो छोटा बालक होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, और हृदय में डर होता है, झिझक होती है कि नहीं। तो हम क्या है, बालकों को समूह में रहकर उसका पाठ कराएं। समूह में रहकर बालक क्या है, झिझकेगा नहीं, डरेगा नहीं, और उस कविता का पाठ आसानी से कर सकता है। इसके पश्चात जब हम कई बार अभ्यास कराए देंगे तो उसके पश्चात व्यक्तिगत पठन कराना चाहिए। उसके पश्चात क्या है, हमें एक बालक से ही पठन कराना है, क्योंकि सामूहिक पठन में क्या है, उसका जो डर है, उसकी जो घबराहट है वो दूर हो गई। उसके पश्चात बालक क्या है, आसानी से कविता का व्यक्तिगत पाठ कर सकता है। इस प्रकार कविता पाठ के माध्यम से भी हम मौखिक भाषा का आसानी से विकास कर सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का आसानी से विकास कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।